आज के ज़माने में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि डायरेक्ट प्लान्स में जाना ही स्मार्ट मूव है क्योंकि कमीशन बचता है और रिटर्न्स थोड़े बेहतर दिखते हैं। लेकिन क्या ये सोच पूरी तरह से सही है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की कोई रियल वैल्यू भी होती है जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जवाब ढूंढेंगे वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर हेमंत रुस्तगी सर के साथ। तो हेमंत सर, संतोष सिंह जी ने सवाल भेजा है। लिखा है कि 12 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास और सारे रेगुलर प्लान्स हैं और इन्हें ये कई साल से होल्ड कर रहे हैं। 7 फंड करीब 13 से 14 साल पुराने हैं और बाकी 5 फंड 9 साल पुराने हैं। एसआईपी कुछ साल पहले बंद हो गई थी लेकिन इन्होंने पैसे निकाले नहीं है। वजह क्यों क्यों ये गए हैं रेगुलर प्लान के साथ, इसकी वजह दी है कि जहां पहले थे उस इलाके में इंटरनेट बैंडविड्थ कम थी और इसलिए उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये निवेश शुरू किया था। अब उन्होंने कैलकुलेट किया है इतने सालों में करीब वो 6 लाख रुपए कमीशन के तौर पर दे चुके हैं। मतलब डायरेक्टली ऐसे दिया नहीं है लेकिन एक्सपेंस रेशियो क्योंकि अधिक होता है इसलिए अब सीरियसली सोच रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान में स्विच कर लूं ताकि आगे कमीशन ना लगे और पोर्टफोलियो ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। देखिए स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हम्म। काफी सारे निवेशक हैं जिनको हमेशा ये दुविधा रहती है। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। जी। ठीक है, एक है नंबर्स हम्म। और एक है जो उसमें इन्वेस्टर का बिहेवियर, हम्म। नॉलेज, ओके, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें तो क्या है, एक रेगुलर प्लान है, एक डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस ज्यादा है क्योंकि वहां पे कमीशन पे किया जाता है। डायरेक्ट में क्योंकि कमीशन नहीं है, वहां पे एक्सपेंसेस कम है। तो मान लीजिए ऑन एन एवरेज 60-70 बेसिस पॉइंट या 0.7% या इतना कुछ फर्क है दोनों में। तो नंबर्स तो क्लियरली बता रहे हैं कि फायदा कहाँ पे आपको फायदा है डायरेक्ट प्लान के अंदर। क्योंकि हम्म। कोई भी चीज जब आप नंबर्स के हिसाब से देखते हैं तो नंबर्स तो क्लियर है कि जहां पे खर्चा कम है वहां पे मुझे फायदा होने वाला है। हम्म। करेक्ट। लेकिन मैंने कहा दूसरा भी एस्पेक्ट है, हम्म। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो इशू है ये ओवर हाइप्ड इशू है मेरे हिसाब से। इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। इन्वेस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है स्वाति। जी। शुरू होता है जिस दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, हम्म। खत्म होता है जिस दिन आपके गोल्स पूरे होते हैं। और कुछ गोल्स तो ऐसे हैं जैसे रिटायरमेंट के बाद का जो गोल है रेगुलर इनकम जनरेट करने का, वो तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो चलता ही रहता है। तो एक प्रोसेस है लंबा, हम्म। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। लेकिन सेबी की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 70 से 75% एसआईपीज 3 साल के अंदर बंद हो जाती हैं और बहुत छोटा सा हिस्सा है जो 5 साल से ऊपर चलता है। ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका रोल सिर्फ कमीशन तक सीमित है या उनकी गाइडेंस से इन्वेस्टर्स का बिहेवियर भी ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है? और डायरेक्ट प्लान में जाते वक्त आमतौर पर निवेशक क्या वो डिसिप्लिन खो देते हैं? इनफैक्ट वहां तक क्यों जाए, अगर हम शुरुआत की बात करते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू क्यों किया। हम्म। क्या आपने खुद से किया या आपने किसी किसी ने आपको आके बताया। तो मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या एडवाइजर है जिसने आपको आके बताया कि स्वाति, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, आपको रिटर्न बेटर मिलेगा, आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। तो उन्होंने आपको कन्विंस किया कि भाई आप वहाँ जो अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, एफडीज हैं, स्मॉल सेविंग्स है, वहां से निकल के आप म्यूचुअल फंड में डालना शुरू करो। करेक्ट। क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, उसके अपने चैलेंजेस हैं, वॉलेटिलिटी आई होगी, बहुत समय पे मार्केट में गिरावट आई होगी, आपको डर लगा होगा, आपको लगा होगा कि ये क्या कर दिया हमने, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं कहीं और जाते हैं। लेकिन आपको रोका गया। ओके, आपके डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर ने आपको बैठ के समझाया कि नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ओवर ए लॉन्गर टर्म आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। आपको इग्नोर करने का सीखना होगा आपको कि वॉलेटिलिटी को कैसे इग्नोर करना है। हम्म। दूसरा, हो सकता है उन्होंने आपको ये समझाया हो कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें, क्योंकि बेस्ट तरीका जो है वॉलेटिलिटी कम करने का वो है डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना, ताकि आप हम्म। डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करें और उसका फायदा आपको एवरेजिंग के थ्रू होता है। हम्म। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कुछ चीजें को हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते, नंबर्स में नहीं डलते। हम्म। तो अगर आपको ये एडवाइस मिली कभी कि आप इस समय पे ये गलती मत करना कि अपना पैसा निकाल के आप बाहर चले जाएं, क्योंकि हम्म। मार्केट कभी भी टर्न अराउंड होगा। और मार्केट टर्न अराउंड होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि अभी की भी आप मार्केट देख ले, अगर 15-16 महीने हो गए, हम्म। इसमें प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, टाइम करेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये भी ठीक होगा अगर मान लीजिए यूएस के साथ डील हो जाती है और चीजें जो हमें लग रहा है जीएसटी कलेक्शन में अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है तो मार्केट अच्छा करेगा आगे जाके। हम्म। जब आपको वो सलाह मिलती है कि आप इसमें कंटिन्यू करते रहो और आपने कंटिन्यू किया और इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिला,
उसको आप क्वांटिफाई नहीं करोगे, शायद आपको याद भी नहीं रहेगा कि किसी ने आपको समझाया था ऐसे। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं नंबर्स के हिसाब से देखूं तो मैंने जैसे कहा, ये नो ब्रेनर है कि भाई मेरी कॉस्ट कम है, मुझे फायदा हो। जी। फिर मुझे अपने अंदर झांक के देखना है कि एज एन इन्वेस्टर, हम्म। जैसे अगर हम बात करें कि 13 साल जगह पहले इन्होंने इसे शुरू किया, ठीक है, हम्म। इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम्म। पहले किसने समझाया, फिर क्या कैसे आपने अपना पोर्टफोलियो ठीक किया, तो हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। तो मेरा मेरा ये मानना है कि आप अपने अपने अंदर झांक के देखो कि आपको, आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास समय है कि आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर सके, डिसीजन ले सके, राइट। अगर आपके पास वो है तो बिल्कुल आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। लेकिन लेकिन आपको खुद को पता होगा कि वाकई में आप में वो काबिलियत है कि नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि नंबर्स आपको बेटर दिख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई आपको कह रहा है कि वहां पे जाके फायदा है, वो मत कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर, और उस फाइनेंशियल फ्यूचर की बात करें जिसके आपके अपने गोल, अपने फैमिली के गोल, सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उस पर आप कॉम्प्रोमाइज अगर करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये डिसीजन जो है कुछ एस्पेक्ट्स को देखने के बाद ही करना है, ये सिर्फ नंबर्स के हिसाब से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ओके, तो अगर मान लीजिए संतोष जी को शायद ये लग रहा होगा कि अब वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, उनके अंदर वो डिसिप्लिन आ गया है, वो डरेंगे नहीं। तो जो उनके बाकी सवाल थे कि अगर स्विच करना, क्या मुझे स्विच करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इम्प्लीकेशन और कमीशन दोनों को ध्यान में रखें, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि उनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी करीब अभी 6 लाख के आसपास का पड़ रहा है। तो ऑलरेडी इनके मन में आ रहा है कि मैंने 6 लाख तो कमीशन के तौर पे दे दिया, 6 लाख मैं टैक्स के तौर पे दूं, तो क्या ये मेरे लिए सही होगा अगर इस बेसिस पे सिर्फ तय करना हो तो? देखिए, इनका जो स्पेसिफिक केस है, जैसे हम्म। मैंने पहले भी कहा कि जो हम डिसीजन ले, इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो रेगुलर से डायरेक्ट में जाना हो या कोई भी डिसीजन हो, हम हम्म। काफी बार हम बात करते हैं कि थंब रूल्स होते हैं। मेरा ये मानना है हमेशा थंब रूल्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है कि आप वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखते। अब इनके केस में अगर आप देखिए, तो जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि 6.25 लाख का करीब इनको टैक्स लगा है, हम्म। ठीक है। कभी ना कभी हमें टैक्स देना है, लेकिन कब देना है? या। जब हम डिसाइड करेंगे रिडीम करने के लिए, करेक्ट। ठीक है। इन्होंने कहा कि 8 साल तक ये और बने रह सकते हैं। हम्म। तो अगर ये अपने पोर्टफोलियो से खुश हैं, ऑब्वियसली उनको आज टैक्स अगर वो पे करते हैं 6.25 लाख का, हम्म। तो अगर मैं 12% का भी रिटर्न मान के चलूं तो वो 15 लाख हो जाएगा 8 साल के बाद। हम्म। करेक्ट। तो आप अगर अब ये स्विच करते हैं डायरेक्ट के अंदर, तो ये इसकी इनकी कॉस्ट है इस समय 6.25 लाख की। हम्म। ओके, और अगर मैं उसको फ्यूचर कॉस्ट से कंपेयर करूंगा, हम्म। तो इनकी जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है करीब 65, 66, लाख। 67 lakhs की। हम्म। ओके, और इनके जो फंड्स हम देख रहे हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जिसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है 16 लाख की, जी। जी। वहां पे जो गैप है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में, वो करीब करीब 56 बेसिस पॉइंट का है। तो एवरेज मैं पकड़ता हूँ 70 बेसिस पॉइंट, हम्म। ठीक है। तो 43-44 थाउजेंड की एडिशनल कॉस्ट है इनकी। अगर मैं उसको 50,000 भी मान के चलता हूँ, तो अगले 8 साल में उनकी एडिशनल कॉस्ट होने वाली है 4 लाख, बिकॉज वो डायरेक्ट प्लान में, रेगुलर प्लान में, रेगुलर प्लान में। जबकि वो टैक्स पे कर रहे हैं 6.25। हम्म। करेक्ट। हम्म। और जो फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस पे करेंगे, वो फ्यूचर ग्रोथ से पे करेंगे, उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। तो नंबर्स के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि वो एक सही डिसीजन होगा हम्म। कि इस समय पे वो इतना सारा टैक्स पे करके, क्योंकि हम्म। इसकी फ्यूचर ग्रोथ भी है, हम्म। राइट। दूसरी बात और एक और है कि आगे जाके फ्यूचर में इनको करना क्या है इस पोर्टफोलियो से। मान लीजिए इनको रेगुलर इनकम जनरेट करनी है, और जो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर लीजिए। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में तो टैक्स आपको बहुत ही स्टैगर्ड मैनर में पे करना है। पे करना पड़ेगा, तो राइट। ये जो टैक्स आप पे कर रहे हो, ये शायद अगले 10-12 साल, 15 साल के बाद आपको पे करना पड़े। हम्म। तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर ग्रोथ पे कंप्रोमाइज कर रहे हो। और हम्म। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि प्योर नंबर्स की बात करो, देखिए एज एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे लगता है कि नहीं बहुत हो गया, मुझे अब किसी को कमीशन नहीं देना है, तो बात अलग है। हम्म। बट अगर हम सेंसिबल डिसीजन की बात करें, नंबर्स की बात करें कि वो मेरे फेवर में है कि नहीं, तो वो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके फेवर में इस समय पे नहीं है। दूसरी बात, हम दूसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे यहाँ। हम्म। हालांकि इन्होंने कहा कि हमें इसलिए अब नहीं करना है क्योंकि अभी इंटरनेट अच्छा है और हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे, आप समझिए बहुत ही क्रूशियल फेज में जा रहे हैं स्वाति। या। 8 साल के बाद इनकी रिटायरमेंट है, उसके बाद उनको इनकम जनरेट करनी है। हम्म। अगर उनके पास वो क्षमता नहीं है
कि इस पोर्टफोलियो में समय रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। ये ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है, कुछ इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाइब्रिड में भी है। करेक्ट। वो किस समय पे करना है, 1 साल पहले करना है, 2 साल पहले करना है, इस पोर्टफोलियो को ग्रोथ से इनकम जनरेटेड कैसे बनाना है, कौन से फंड में मुझे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना है, कितना पैसा मुझे निकालना है। अभी भी बहुत सारे क्रूशियल डिसीजन लेने बाकी हैं, और ये उस फेज में जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। हो सकता है अगर ये कुछ काम ना करें कि उनकी इनकम रुक जाए, लेकिन एक्सपेंसेस नहीं रुकेंगे। तो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। करेक्ट। तो एक तो नंबर्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या उनको लगता है कि वो सिर्फ इसलिए थे उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं था, राइट? उन्होंने शुरुआत कैसे की, क्या क्या उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने आकर उनको समझाया कि म्यूचुअल फंड में जाइए? ओके, आई एम श्योर ये जो पोर्टफोलियो बना है इतने सालों में बहुत बारे डिसीजन लिए गए होंगे। वो डिसीजन किसने लिए? क्या इन्होंने लिए? क्या उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको रिकमेंड किया? क्या वो उनकी क्वालिटी ऑफ एडवाइस से खुश है कि नहीं? तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स देखिए आप, और क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज में फेज में जाने वाले हैं, तो सिर्फ नंबर्स ना देखें, बट नंबर भी उनके फेवर में नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखें तो जो फ्यूचर ग्रोथ से जो आप पैसा पे करेंगे, वो आज आप पे कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो वैल्यूएशन पे भी फर्क पड़ेगा उसका। तो आई थिंक मुझे लगता है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको देखने की बिल्कुल जरूरत ख्याल में रखनी चाहिए। एक बार इनके पोर्टफोलियो पर भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि अपने आप को ये मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाला कह रहे हैं, और इनके पास ऑलमोस्ट 12 के आसपास इनके पोर्टफोलियो में आई गेस स्कीम्स हैं। तो है जी। यही कंटिन्यू करें, या फिर इनको अब कुछ बदलाव अगर जब भी करना हो करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पहली बात तो देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी 8 साल बाकी है, हाँ। राइट? हम्म। तो उनका जो पोर्टफोलियो मिक्स है उसके हिसाब से मॉडरेट तो है नहीं। ओके, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट इनकी हाइब्रिड में है, आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में मैं देख रहा हूँ, टाटा में है और डीएसपी में। जी। बाकी सारा पैसा तो इक्विटी में है, राइट? तो हम्म। पहली बात, अगर आपका 70-80% पैसा इक्विटी में, तो आप ऑब्वियसली मॉडरेट इन्वेस्टर नहीं है। ओके। ठीक है, इनके फेवर में क्यों काम किया है? और ये मत भूलिए आप, इनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 16,75,000, एब्सोल्युटली राइट। और आज उनका पोर्टफोलियो 4x से बढ़ा हुआ है, 4 गुना है। तो वही कह रहा था पहले कि आप जब 6 लाख को देखते हो, तो आप ये भी देखिए कि वो 4 गुना हुआ कैसे, किसकी एडवाइस से हुआ, किसमें उसने कंट्रीब्यूट किया। इनका मैक्सिमम पीरियड 13-14 साल है, कुछ फंड इनके 9 साल पर है। तो मैं एवरेज अगर पकड़ के चलूं, 11 या 12 साल की इनकी होल्डिंग है पीरियड। होल्डिंग। 12 साल में आपका पोर्टफोलियो 4 गुना हुआ है। तो अगर ये डिसीजन आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके हिसाब लिया था, आपको कन्विंस किया था कि म्यूचुअल फंड में डालिए, तो उनके कंट्रीब्यूशन को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। करेक्ट? जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप उसको नंबर्स के हिसाब से मत देखिए। तो मेरा ये मानना है कि मॉडरेट नहीं है, और इनको मॉडरेट बनने की जरूरत भी नहीं है। रिटायरमेंट से 1 या 2 साल पहले अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू करें। डिपेंड करता है कि उनको उसके बाद करना क्या है। जैसे मैंने कहा, अगर उनकी रिक्वायरमेंट इनकम जनरेट करने की है, तो फिर उसको आप कन्वर्ट करेंगे ग्रोथ पोर्टफोलियो से इनकम एंड ग्रोथ पोर्टफोलियो। ग्रोथ आपको रिटायरमेंट के बाद भी चाहिए, और आपको इनकम भी जनरेट करनी है, जिसके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड बिल्कुल सही है। अभी की मैं बात करूं तो कुछ फंड्स हैं, मुझे लगता है उससे बेहतर फंड्स अवेलेबल है उनके पास, और अभी भी समय है उसको बदल लें। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास, फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप है, उससे बेहतर फंड। अगर हम लार्ज एंड मिड की बात करूं, तो जैसे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड हो गया, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड हो गया, राइट? देयर आर नंबर ऑफ फंड्स, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो इनसे बेहतर है, जो इनको अगले 6-7 साल में बेटर रिटर्न दे सकते हैं। फिर एक मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड है, अगेन वहां पे भी मुझे लगता है उससे बेटर फंड्स अवेलेबल है इनके पास। कुछ लार्ज कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, बहुत ही कंसिस्टेंट है, उसको रख ले वो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स, हालांकि साइज बहुत बड़ा हो गया फिर भी, लेकिन फंड मैनेजर ने प्रूव किया कि विद द साइज ऑल्सो वो परफॉर्म कर सकते हैं। डीएसपी लार्ज कैप है, लार्ज कैप में आप बने रहें, क्योंकि जब हम बदलाव करते हैं ना, तो हमें ये भी देखना होगा। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ परफॉर्मेंस को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई थिंक मैं चाहता हूं कि निवेशक उसको ध्यान से समझे कि जब आप किसी फंड से बदलाव करते हैं, तो आप 1 या 2 साल की रिटर्न देखते हैं। आपको लगता है कि पिछले 1-2 साल फंड में मेरा जो फंड है अच्छा नहीं किया, दूसरा फंड अच्छा कर रहा है। जब आप उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 7 या 8%, करेक्ट, वो आप टैक्स पे कर रहे हो अननेसेसरी। जब तक दूसरा फंड अगले 1 या 2 साल में आपको उतना अल्फा क्रिएट नहीं करता है, तो आपको कोई फायदा नहीं है। देखिए, हर फंड के साथ ये फेज में होगा कि आप उस फंड से आप देखेंगे वो नहीं अच्छा कर रहा, लेकिन बाद में वो अच्छा करने लगता है।
लेकिन कोई फंड अगर कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वहां से निकलना चाहिए, फिर आपको सोचना नहीं है उसमें, तो जल्दबाजी नहीं करनी है उसमें। या दूसरी बात, जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, वो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, तो मुझे लगता है 2-3 फंड्स डेफिनेटली इनको सोचना चाहिए बदलाव करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट बनने की जरूरत भी नहीं है, जी। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इक्विटी का ये है कि जब आप उसको समय दें और आप अगर डिसेंट फंड्स के अंदर है तो आप अच्छा रिटर्न बनाते हैं। और अभी भी ये एक्यूमुलेशन फेज में है, 1 या 2 साल पहले उसको रीबैलेंस करना शुरू करें और तैयार करें उसको अपने रिटायरमेंट के फेज में। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है और अगर आप जवाब हेमंत सर से ही चाहते हैं, तो आप जब मुझे मेल या व्हाट्सएप करेंगे तो ये मेंशन ज़रूर करें। और फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।